तो वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। दिस इज एमपी कुमावत। आज की जो पोएम है वो है माय मदर एट 66, जो एनसीईआरटी बुक के अंदर क्लास 12th के अंदर है। और इस पोएम को आज अपने करने वाले हैं। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग वीडियो होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। ओके, सो माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है, इससे पोएम का एक आइडिया हमें समझ में आता है। तो चलिए इसको करते हैं। कमला दास जो है 1934 एंड 2009, तो ये 31 मई के अंदर इनकी डेथ हो गई। वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। तो ये केरला के अंदर मालाबार जो है वहां पर पैदा हुई। उसके बाद शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। इंडिया के जो फोरमोस्ट पोइट्स हैं, जो फेमस पोइट्स हैं, उनमें से ये एक हैं। और इसी तरह ये रिकॉग्नाइज मतलब सेलिब्रेटेड पोइट्स हैं, इनको सब जानते हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। अब नाउ देयर आर सम क्वालिटीज ऑफ हर राइटिंग स्टाइल और राइटिंग्स। इनके राइटिंग की कुछ क्वालिटीज हैं। ये जो लिखती है वो कैसी है? पहली बात तो ओरिजिनलिटी। जो भी लिखती है वो ओरिजिनल होता है, किसी को कॉपी नहीं किया होता। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस करती है वही लिखती है। सेकंड, वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल है, जरूरी नहीं है कि हर बार पोएम की थीम सेम रखी जाए। अलग अलग पॉइंट्स को और फील्ड्स को या एस्पेक्ट्स को, लाइफ के एस्पेक्ट्स को इन्होंने टच किया है। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और इनकी राइटिंग के अंदर जो एक खास बात मिलती है वो है सॉइल, मिट्टी का जो एक इंडिजीनियस फ्लेवर। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, देश का। तो जब इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं तो आपको एक इंडियन टच दिखाई देता है। तो असल में ये पोएम है क्या? ये माय मदर एट 66 एक माँ और बेटी का रिलेशन है कि एक बेटी अपनी माँ के लिए कैसा फील करती है, कैसे इमोशंस आते हैं। तो ये इमोशंस हम देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में नहीं मिलते, इंडियन कल्चर के अंदर है। इंडियन सॉइल, मिट्टी के अंदर जो एक ये जो खुशबू है रिश्तों की, है ना, जो फीलिंग्स की, वो इसमें दिखती है। तो इनके वर्क्स के अंदर ये इंडिजीनियस फ्लेवर दिखाई देता है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. इन्होंने, क्योंकि ये सीधी सी बात है केरला से हैं, तो मलयालम लैंग्वेज के राइटर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर ये इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो इंग्लिश इंडियन राइटर भी इनको कहते हैं। और इन्होंने बहुत से नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, लेकिन अंडर दिस नेम माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी। सो दिस इज द पेन नेम विच इज नोन एज एन आर्टिस्टिक नेम। जो आर्टिस्ट यूज करता है अपने एक फेक नेम राइटिंग पर्पज के लिए या किसी और आर्टिस्टिक स्टाइल के लिए। सो इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, सिर्फ इतना ही नहीं कि इन्होंने नॉवेल्स और स्टोरी लिखी है। इन एडिशन, इसके अलावा, किसके अलावा? 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। इन 5 बुक्स ऑफ पोइट्री के अलावा इन्होंने इतना कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, तो फेमस है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर। अब इनके बारे में खास बात जो समझने वाली है, जो इस पोइम से रिलेट करती है कि इस पोइट के बारे में क्या खास है। वैसे ये फीमेल है, लेकिन पोइटस बोलना आजकल जरूरी नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में कॉमन जो एक नाउन यूज कर सकते हैं वो है पोइट। ओके, शी इज अ सेंसिटिव राइटर। ये सेंसिटिव राइटर है, तभी तो एक माँ और बेटी का जो इमोशन, जो एक फीलिंग होती है, उसको बड़े अच्छे से इन्होंने पकड़ा और उसको एक्सप्रेस किया इस पोएम के थ्रू। तो सेंसिटिव तो है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इंसान का कुछ पता नहीं है, मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, पेरेंट्स को भी मार सकता है, छोड़ सकता है, मतलब पूरा होना चाहिए। तो ह्यूमंस को समझ पाना फिर भी मुश्किल है। इंसान, जानवरों को समझना आसान होता है। अगर एक डॉग है, उसको अगर आप मारते हैं तो सीधी सी बात है, उसका नेचर है कि वो आगे से बाइट करने की कोशिश करेगा या दुम दबाकर भाग जाएगा। लेकिन ह्यूमंस का कुछ पता नहीं है कि अगर वो आगे से स्माइल बैक भी कर रहा है तो उसके मन में कोई, क्या पता, कोई दुश्मनी घर कर रही हो या आगे की प्लानिंग कर रहा हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ह्यूमन रिलेशनशिप मुश्किल होती है, इमोशंस को पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने बखूबी इसको एक्सप्रेस किया है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो सब्टिलिटीज होती है, जो बारीकियां होती है, वो भी कॉम्प्लेक्स, उनको बड़े अच्छे से कैप्चर किया है। तो शी इज द मास्टरमाइंड इन दैट। ओके, इन लिरिकल इडियम। और किस वे में? लिरिकल स्टाइल में। नाउ दिस पोएम इज इन लिरिकल स्टाइल। लिरिकल क्या होता है? पोएम को लिखने का एक स्टाइल है, लिरिक्स का यूज करके, जिसको एक सॉन्ग की फॉर्म में यूज किया जाए। और इडियम इज अ स्टाइल, पोएम को लिखने का स्टाइल है। यानी ये पोएम जो एक लिरिकल स्टाइल में उन्होंने लिखी है, और वो लिरिकल स्टाइल जो है वो उसका एक एग्जाम्पल है माई मदर एट 66 पोएम। तो इस पोएम के अंदर हमने डिस्कस किया मदर एंड डॉटर का एक रिलेशन या फिर इमोशन, ये फीलिंग्स हैं कि एक बेटी अपनी एजिंग मदर के लिए, जैसा टाइटल है क्या है 66, तो 66 ही क्यों रखा? कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी ओरिजिनल एज भी 66 हो, या फिर ये 66 सुनने में, क्योंकि अलिटरेशन डिवाइस का यूज हुआ है तो सुनने में मेलोडियस लगता है, तो इसलिए भी यूज हुआ हो सकता है। तो इसको हम समझने की अब कोशिश करते हैं। तो आगे हम चलेंगे इस पोएम में और साथ ही साथ इसको समझेंगे भी कि पोएम है कैसे। तो यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ है बिफोर यू रीड। तो पोएम को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं क्या है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको रोक नहीं सकते। हम बैटरीज निकाल कर हमारी घड़ी रोक सकते हैं, लेकिन एज हमारी नहीं रोक सकते। राइट, सो हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा, व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस?
हमारे जो बूढ़े होते हुए पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, कि हर बच्चे जो है वो अपनी जॉब्स के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं और वापस कभी लौट के ही नहीं आते। तो इस तरह से पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनकी क्या डिमांड्स रहती है, उनकी इच्छा क्या रहती है, क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की? तो हमारे सिलेबस में खास करके टीन एज के अंदर ये चैप्टर हमें पढ़ने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, इसका पर्पस है बच्चों को एक मैसेज देना, एक ऐसी एज में जहाँ पर वो इससे गुजर रहे हों या जहाँ पर उनको सीखने की जरूरत है कि पेरेंट्स के लिए भी हमारे मन में इमोशंस होने चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो एक तरह से ये मैसेज है। ओके, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है इसके अंदर, एक मदर है और एक डॉटर है। तो समझने वाली बात है कि एक डॉटर जो बाहर काम करती है, अब मैं जो इसका थोड़ा सेटिंग है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बाहर काम करती है, अभी घर पर आई हुई है और वापस अब छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस अपने काम पर जा रही है। मदर के साथ बैठकर वो कार के अंदर एयरपोर्ट की तरफ निकल रही है और तभी वो कुछ रियलाइज करती है। रियलाइज क्या करती है कि मेरी मदर जो है वो बूढ़ी हो गई है, क्योंकि तभी तो पोएम का नेम है कि माय मदर एट 66। तो सिंपल सी बात है, इससे पहले रियलाइज नहीं हुआ था क्या? आज ही कैसे रियलाइज हुआ? तो यहाँ समझने की बात है कि देखो, हम जब जिसके साथ रहते हैं और जिसको हम खोना नहीं चाहते, कभी नहीं सोचते कि उनकी उम्र क्या होगी, लेकिन एकदम से रियलाइज हो जाएगा, पहले नहीं। अगर आप देखें कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जानते हैं या मदर को जानते हैं, तो पिछले 5-10 साल में वो 5-10 साल बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आपको इस बात का रियलाइज नहीं हुआ होगा कि वो एक दिन अब छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि बूढ़े तो हो रहे हैं, क्योंकि डेथ जो है वो सिंपल सी बात ऑब्वियस है, वो एविडेंट है, आने ही वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम उस तरफ सोचते ही नहीं कि हमारे पेरेंट्स को एक दिन हमें छोड़कर जाना होगा और हमसे दूर हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको कभी देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह का जो एक रियलाइजेशन है वो पोइट को होता है इस ट्रेवल के ड्यूरिंग। तो वो क्या है, कैसे है, चलो इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्टाइल समझते हैं इस पोएम का। ये पोएम जो है वो फ्री वर्स के अंदर है, या फ्री वर्स क्या होता है? जिसमें वर्सेस नहीं हो। कहने का मतलब इसमें कोई भी ऐसे राइमिंग या राइम जो है वो नहीं बनेगी। तो राइम नहीं बनती है तो उसको फ्री वर्स कहते हैं। और उसके अलावा ये जो पूरी पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस पोएम है, यानी एक ही साथ ये पोएम चलेगी और खत्म हो जाएगी। तो इस पोएम के बारे में एक खास बात है। अब आरबीएससी के अंदर क्रिटिकल कमेंट्स के अंदर यूज करने की काम आने वाले पॉइंट्स हैं। तो चलिए फिर अपने शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। सिंपल सा सीन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हो क्या रहा है, ये रोड है और इस गाड़ी के अंदर मदर और डॉटर दोनों जा रहे हैं। कहाँ पर? एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पर इनका ये घर है, यहाँ एयरपोर्ट है। ओके, सो दिस इज द प्लेन। यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपल सा सीन है, कहानी सी बता रहे हैं। वो देखो क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब सिंपल सी बात है, ऐसा कल्चर होता है, पेरेंट्स होम, क्योंकि हम कहीं और रहते हैं तो वो पेरेंट का होम हो गया। अब वो हमारा नहीं रहा शायद, लेकिन वहाँ रहते तो हमारी मदर है, हमारे कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कब की बात है? लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे लास्ट वीक हो चुका है। ऐसा नहीं कि पोएट जब जा रही थी, जब रियलाइजेशन हुआ तो हैंड टू हैंड उन्होंने पोएम लिख दी। रियलाइज हुआ, अपने घर पर पहुंची, जहाँ जा रही थी, जहाँ काम कर रही है, अपने वर्किंग स्टेशन पर, वहां पर बैठकर फिर आराम से पोएम को लिखा होगा। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। क्या हुआ था कि जब मैं ड्राइविंग करते हुए जा रही थी मेरे पेरेंट्स के होम से, कहाँ जा रही थी? टू कोचिन। तो ये कोचिन है यहाँ पर, तो कोचिन के एयरपोर्ट पर जा रही है, यहाँ से उनकी फ्लाइट है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड अलोंग साइड, मेरे पास वाली सीट पर। नॉर्मल सा एक्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मेरी मदर मेरी पास वाली सीट पर है, मुझे वो सिर्फ सी ऑफ करने जा रही है एयरपोर्ट पर। और गाड़ी चलाते चलाते अगर मेरी नज़र पास वाली सीट पर जो मदर बैठी है उन पर पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब गाड़ी चलाते हुए जा रही थी तो मेरी नज़र मेरी मदर पर पड़ी। अब यहाँ पर कुछ डिवाइसेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए कोचिन में ओ एंड मो, ओ, यहाँ पर ओ साउंड जब रिपीट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एजोनेंस डिवाइस है। ये डिवाइसेस आपके सीबीएसई में ज़्यादा काम आती है, आरबीएसई में भी क्रिटिकल कमेंट्स में आपके काम आएंगी, तो आपको ये नोट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इतना सा ये पार्ट हुआ है जिसमें इतना बताया कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब अपने मदर के साथ मैं कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी तो गाड़ी चलाते हुए मेरी नज़र मेरी मदर पर पड़ती है। तो क्या हुआ, नज़र पड़ी तो डोज, मेरी मदर जो थी वो डोज कर रही थी ना। वो डोज मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्लीप और नैप, सोना, झपकी लेना। तो मेरी मदर जो थी वो डोज, सो रही थी। ओपन माउथ, मुंह खुला करके। मुंह खुला करके क्यों सोएंगे, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पर आप समझो, ये दोनों ही वर्ड्स जो है ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं
कि जब ओल्ड एज में होता है तो क्या होता है, बॉडी के ऊपर माइंड का कंट्रोल कम हो जाता है, उम्र जब हो जाती है, थकान, परेशानियाँ, तो ओपन माउथ यानी जब माइंड काम करना कम कर देता है। हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब थक जाते हैं और ट्रैवल करते हैं बस से, तो ऐसी नैप आती है 5 to 10 मिनट्स की, जिसमें हमारा मुंह खुल जाता है, खुला रहता है, और एकदम से हम जानते हैं कि मुंह खुला हुआ था, किसी ने देखा तो नहीं। और इस तरह का जो फीलिंग है वो सेम इसके साथ है। तो ओपन माउथ ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, डोज झपकी लेना, यानी इतने से ट्रैवल वाले रास्ते में नींद आ रही है तो थकान को रिप्रेजेंट करता है। तो मदर क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है, सो डोज ओपन माउथ, अ फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और मदर के चेहरे को पोएट ने क्या किया, कंपेयर किया, किससे, हर फेस एशन लाइक, लाइक जब लाइक और एज का यूज होता है तो आपको पता है सिमिलर डिवाइस होती है, कंपेयर किया एशन से, एशन किससे, राख से, दैट किसके जैसे, ऑलमोस्ट कॉर्प्स, जैसे कोई कॉर्प्स होती है, कॉर्प्स मींस डेड बॉडी, लाश। तो हुआ क्या कि पोएट ने जब अपनी मदर को देखा तो मदर मुंह खोल के सो रही थी। तो आप सोच के देखें कि आपकी सीट पे पास में कोई बैठा है और मुंह खोलकर बस सो रहा है, तो ऐसा फील होता है जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है शायद। तो जैसे ही वो सीन देखा, आप सोच के देखो कि वो जो सीन था कि पास वाली सीट पर कोई ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कोई डेड बॉडी हो, तो वो सीन से एग्जैक्ट एक स्ट्राइक हुआ थॉट पोएट के दिमाग के अंदर कि डेड बॉडी मतलब डेथ। तब रियलाइज हुआ कि मेरी मदर जो है वास्तव में कितनी बूढ़ी हो गई है और अब शायद डेथ नजदीक ही है, यानी मैं मदर को हमेशा के लिए खो दूंगी, उसके बाद कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो इस तरह से वो रियलाइजेशन हुआ और साथ ही साथ कंपैरिजन हो रहा है कि उस टाइम जो मदर का चेहरा था दिखने में कैसा था, एशन लाइक, राख के जैसा। राख के साथ ही क्यों कंपेयर किया, आप समझने वाली बात है। राख जो होती है उसका कलर जो होता है ब्लूइश और ग्रेइश होता है, जो कि एक डेड बॉडी का होता है। अभी हमारे फेसेस थोड़े रोजी फेसेस होते हैं क्योंकि ब्लड होता है हमारे अंदर, लेकिन जब कोई मर जाता है तो वो बॉडी जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, नीला पड़ जाता है शरीर। तो राख के जैसा, तो राख जो है उस बॉडी कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर दिया तो सिमिलर डिवाइस है, राइट। तो मदर का जो बॉडी थी वो राख के जैसी, यानी कि डेड बॉडी जैसी लग रही थी, जैसे कि राख, एक डेड बॉडी का कलर राख जैसा होता है, वैसा ही चेहरा मदर का था जिसको देखकर वो डर गई। ऐसा इमोशन, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बेटी जिस माँ को बहुत ज्यादा प्यार करती हो, उसको खोना नहीं चाहती हो, और अचानक से ऐसा थॉट आ जाए तो वो डिस्टर्बिंग भी होगा और डराने वाला भी होगा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और हैंड टू हैंड क्या हुआ, पोएट को रियलाइज हुआ विद पेन। एक देखो रियलाइज होता है जब आप खुश होते हैं, आपको रियलाइज होता है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, लेकिन एक रियलाइज होता है जिसमें आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको दुख हो रहा हो। रियलाइज्ड विद पेन, क्या हुआ, रियलाइज विद पेन। जैसे ही मदर को देखा उस कंडीशन में, रियलाइज यहाँ पर समझने वाली बात है कि इससे पहले रियलाइज नहीं हुआ क्या, जैसा हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि पोएट मदर को वैसे ही देखती आ रही है इतने सालों से, और कोई इस बारे में नहीं सोचता कि मेरे पेरेंट्स एक दिन मर जाएंगे, ऐसा कौन सोचता है। लेकिन आज जब मदर को उस कंडीशन में देखा जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हो, तो हैंड टू हैंड रियलाइज हो गया कि मेरी मदर की अब ओल्ड एज आ चुकी है, एजिंग प्रोसेस में है, और धीरे ही अब बहुत जल्द ही मदर की डेथ भी हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी तो पता नहीं मदर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो रियलाइजेशन जो है, ये रियलाइजेशन विद पेन, पेन के साथ है। पेन किसका, मदर को हमेशा के लिए खोने का, दूर होने का, ये जो पेन है, ये पेन के साथ रियलाइज हुआ। और क्या रियलाइज हुआ, देखो, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मेरी मदर जो थी, शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो इतनी बूढ़ी थी जितनी वो लुक्ड, लग रही थी। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, एज का यूज हो रहा है, तो कोई भी सोचेगा कि ये तो सिमिलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शी और शी सेम है। डिवाइस जब यूज करते हैं सिमिलर तो उसकी कंडीशन है टू डिसिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड, लेकिन यहाँ पर मदर की बात हो रही है, वैसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर सिमिलर तो नहीं है। तो क्या हुआ, शी वाज एज ओल्ड, कि मेरी मदर जो थी उतनी बूढ़ी थी जितनी आज वो लग रही थी। हमेशा जब मैं देखती हूँ तो वो ठीक है, कुछ रिंकल्स हैं, थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है। कितनी, 66, जो काफी होती है, 70 और के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो काफी एज है। इससे पहले रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन आज जितनी वो बूढ़ी है उतनी दिख भी रही है, उतनी कमजोर दिख रही है, उतनी मौत के नजदीक दिख रही है, जो कि पेनफुल था। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही पोएट ने क्या किया, इस थॉट को जो दिमाग में था, पुट दैट अवे, पुट अवे फ्रेजल वर्ब, खुद से दूर कर दिया, क्योंकि ये थॉट पेनफुल था पोएट के लिए। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी मदर मर जाएगी क्या एक दिन, नहीं, मैं ये नहीं हो सकता। तो उस थॉट को अपने दिमाग से वो बाहर निकाल देती है, क्योंकि ये थॉट बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था। ओके, आगे देखते हैं। And looks out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Okay, अब क्या होता है, देखो, पोएट जो परेशान थी, दुखी थी,
और वो जो एक थॉट आया था उसके दिमाग में कि उसकी मदर बूढ़ी हो गई है और वो अब जल्दी ही मर जाएगी, मैं उससे दूर हो जाऊंगी, हमेशा के लिए खो दूंगी मदर को। ये थॉट बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। तो डिस्टर्बिंग था तो वो क्या करना चाहती है, अब इस थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहती है। हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई चीज परेशान करती है तो हम दूसरी तरफ माइंड डाइवर्ट करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, गार्डन में चले जाते हैं, नेचर के पास चले जाते हैं। तो ऐसा हम करते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने किया। क्या किया पोइट ने, इस थॉट से बाहर निकलने के लिए मदर को देखना बंद किया और दूसरी तरफ जो कार विंडो है उसमें से बाहर देखना शुरू कर दिया, बाहर की दुनिया की तरफ, जिससे कि माइंड डाइवर्ट हो जाए और इस थॉट से फ्री हो जाए। तो क्या करती है देखो यहाँ पर, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। लेकिन उससे पहले देखो लुक्ड एंड लुक्ड वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटेशन डिवाइस है। रिपीटेशन जरूरी नहीं है एक ही लाइन के अंदर वर्ड आए तभी होगा, एक स्टेंजा के अंदर भी आता है तो भी रिपीटेशन डिवाइस होती है। ओके, तो क्या हुआ, बाहर क्या देखा, लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर की तरफ यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग होते हुए देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रन बैक, पीछे की तरफ दौड़ना। क्या मतलब हुआ इस बात का, सिंपल सी बात है, ये रोड है, यहाँ पर गाड़ी चल रही है तो यहाँ पर कुछ पेड़ है, तो जैसे गाड़ी इधर जाएगी तो पेड़ पीछे की तरफ रश करते हुए दिखाई देते हैं, पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर पोइट के दिमाग में, क्योंकि मदर की एज थी, तो पोइट के दिमाग में चल वही कुछ रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर, कंपैरिजन चल रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करें, कंपैरिजन चल रहा है, यानी जो भी वो देखेगी अब उस चीज को मदर के साथ कंपेयर करेगी। क्योंकि मदर ओल्ड है तो वो कुछ ऐसा देखेगी जो इस आइडिया के बिल्कुल अपोजिट हो, तभी तो कंपैरिजन होगा। एक तरफ मदर है जो कि ओल्ड है, दूसरी तरफ वो बाहर देख रही है तो क्या देखती है, यंग ट्रीज। तो यंग वर्ड यूज किया है यहाँ पर, इसका मतलब जो पेड़ है वो यंग है, छोटे हैं अभी, तो छोटे यानी कि कम एज को शो करता है। दूसरी तरफ मदर है जो ओल्ड एज को शो करता है। तो कंपैरिजन हो गया कि मदर एक तरफ बूढ़ी है, एक तरफ पेड़ जो कि यंग है। तो असल में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो ह्यूमन टेंडेंसी है, क्यों करते हैं, क्योंकि हम वैसा चाहते हैं जैसा हम देख रहे हैं, हम यंग को देख रहे हैं। इसका मतलब पोइट चाहती है कि उसकी जो मदर है वापस से यंग हो जाए, वो पुराने दिन वापस आ जाए। तो वो क्या देखती है, उन पेड़ों को पीछे की तरफ स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए देखती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, गाड़ी में जब हम चलते हैं तो पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर पोइटिक एक्सप्रेशन है, वो क्या है देखिए, जब पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, असल में इन पेड़ों को हम समझ सकते हैं ईयर्स और मदर्स एज और पोएट्स चाइल्डहुड। सिंपल सी बात है कि वो चाहती है कि क्या, मदर उसकी यंग हो जाए पेड़ों के जैसे। वो पेड़ जो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, यानी कि वो पेड़ जो कि यंग है, यंग का मतलब मदर के जो यंग डेज थे, जो उनकी एज थी, वो जैसे पेड़ इतनी स्पीड से पीछे दौड़ रहे हैं, वैसे ही मदर की एज भी कैसे चली गई पता ही नहीं चला। मदर की एज नहीं गई अकेली, मदर की एज के साथ साथ पोएट का चाइल्डहुड भी तो चला गया। वो मेमोरी, एक मेमोरेबल डेज, जो इतने अच्छे प्लेजेंट डेज थे, वो भी तो चले गए। तो यहाँ पर पोएट्स जब देख रही है बाहर की तरफ, कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन कंपैरिजन के साथ साथ पोएट के मन में पेन भी है कि कितनी जल्दी वो जो दिन थे, वो मदर की जो यंग एज थी, वो कितनी जल्दी जल्दी अब निकल रही है और कितनी जल्दी वो मौत के नजदीक जा रही है, जब वो अपनी मदर को हमेशा के लिए खो देगी। और क्या देखती है बाहर की तरफ, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स क्या होता है, हैप्पी। तो दूसरी तरफ क्या है, मदर, वो क्या है, सैड है। फिर से कंपैरिजन, हैप्पी दूसरी तरफ सैड। सेकंड, चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है, चिल्ड्रन बच्चे किसको शो करते हैं, यूथ को, यंग एज को। तो बच्चे यंग है, दूसरी तरफ मदर क्या है, फिर से ओल्ड है। अगेन अनदर कंपैरिजन। तो जो बाहर की तरफ देखती है तो छोटे छोटे बच्चों को देखती है जो स्पिलिंग, मतलब रनिंग आउट और जंपिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर की तरफ कूद के जा रहे हैं, कूद कर जा रहे हैं। इसका मतलब एक और पॉइंट है, वो है एनर्जी। जबकि दूसरी तरफ मदर के अंदर एनर्जी नहीं बची, तभी तो सो रही थी मुंह खोलकर, एनर्जी है ही नहीं शरीर के अंदर। तो यहाँ पर फिर से पोएट ने कंपैरिजन किया कि एक तरफ मदर जो ओल्ड है, जो टायर्ड है, जो हैप्पी नहीं है, सैड है, अपने बच्चे को छोड़ने जा रही है, अकेली रहती है, और उसके बाद एनर्जी लेस है, एनर्जी भी नहीं है। तो फिर से पोएट जब कंपैरिजन करती है तो माइंड में वही कुछ चल रहा है कि एक तरफ तो ये दुनिया, दूसरी तरफ मदर की हालत क्या हो गई है, वास्तव में वो कितनी बूढ़ी हो गई है, कितनी टायर्ड हो गई है और कितनी कहते हैं एनर्जी लेस हो गई है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर वो कोशिश करती है पोएट्स इन थॉट से बाहर निकलने की, कि ख्याल दिमाग से बाहर चले जाए, और वो इसमें थोड़ा बहुत सक्सेस हो भी जाती है। इसीलिए सीधा यहाँ पर जंप आ गया है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। सीधा जंप आ गया, सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई, बीच में कोई दूसरा ख्याल आया नहीं, तो माइंड डाइवर्ट हो गया कुल मिलाकर। तो यहाँ पर पोएट दुखी है अपनी मदर के ओल्ड एज से, क्योंकि वो रियलाइज कर रही है कि मदर डेथ की तरफ जा रही है।
लेकिन जब पोएट एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तब वापस से ये हॉन्टिंग फियर रिटर्न होता है, यहाँ पर फिर से उनको स्ट्राइक करता है। और वो कहाँ करता है देखो, बट आफ्टर वर्ड्स, पहले तो कंट्रोल कर लिया खुद के इमोशंस को, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर, अब यहाँ पर आप देखिए कि एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी चेक होता है। ओके, यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एयरपोर्ट, यहाँ पर एक पिक्स नहीं दी है वैसे, एयरपोर्ट है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी चेक रेलिंग दी हुई है, यहाँ पर मदर है, यहाँ पर डॉटर है। ओके, ये सिक्योरिटी चेक, आपको पता है सिक्योरिटी चेक क्या होता है, यानी जहाँ जो ट्रेवल करने वाला है वो सिक्योरिटी चेक के उधर चला जाए तो वापस रिटर्न नहीं आ सकता। जो आप लोग सी ऑफ करने गए हैं वो सिक्योरिटी चेक को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक को अपने एज अ बैरियर समझते हैं कि बैरियर है। बैरियर कौन सा, वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बैरियर है। जब इतना दुख हो रहा है पोइट को, इतनी वो उदास हो रही है, अपनी मदर से दूर नहीं जाना चाहती है, सोच रही है कि नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मदर रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर वो इतना दुखी है तो यहीं रह जाए, क्यों जा रही है, फिर मदर के पास ही रहे, सेवा करे। लेकिन क्योंकि वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट्स तो सभी के ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ही बैठे रहें तो काम कैसे चलेगा। तो ये तो जिम्मेदारी है उनके लिए, जाना ही पड़ेगा। तो ये मजबूरी है, जो मजबूरी कंपल्शन को शो करता है ये बैरियर। यहाँ क्या हुआ कि जब इस सिक्योरिटी चेक को क्रॉस किया तो उसके बाद जब वापस से मुड़कर पोइट ने अपनी मदर को देखा, जब पोइट ने यहाँ से यहाँ अपनी मदर को देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो क्या देखा कि मैंने जब अपनी मदर को देखा, अगेन एट हर, व्हेन मींस इसका मतलब कलरलेस। कलरलेस भी होता है, वीक भी कह सकते हैं इसको, तो कलरलेस ज्यादा अच्छा रहेगा। कलरलेस, अपनी मदर को कलरलेस एंड पेल, पीला देखा। तो पेल कलर जो होता है यानी येलो कलर, पेल मींस येलो, येलो कलर किसको शो करता है, डेथ को ही शो करता है, वीकनेस को शो करता है। पीले कलर यानी स्किन पीली हो जाए तो खून की कमी है। और जब फॉल सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, तो पत्तों के कलर भी पीले पड़ जाते हैं, जो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब अपने मदर को एक बार भूल गई पोएट, लेकिन जब सिक्योरिटी चेक को क्रॉस किया और उसके बाद वापस से मुड़ा, अपनी मदर को देखा, तो क्या देखा, फिर से अपनी मदर का वो कलरलेस एंड पेल येलो चेहरा देखा, जिसमें कोई कलर ही नहीं था। यानी ये शो करता है ओल्ड एज को, जो एक सैडनेस को है ना, एक टायर्डनेस को, वीकनेस को, इन सभी एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी मदर का जैसे वो चेहरा देखा, वो चेहरा कैसा था, बिल्कुल वैसा जैसा थोड़ी देर पहले गाड़ी के अंदर देखा था, डेथ के जैसा, जैसे कोई लाश होती है वैसा ही देखा। तो ये इमोशन जो है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फिर से है, तो एक हॉन्टिंग फियर है पोइट के लिए। आगे देखते हैं, एज लेट विंटर्स मून, और यहाँ पर फिर से एक सिमिली का यूज किया है, एज कंपेयर किया है मदर को विंटर मून के साथ, तो यहाँ पर फिर से सिमिली डिवाइस यूज हुई है, और लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पर समझें कि मदर को कंपेयर किया है किससे, विंटर्स मून के साथ। व्हाई नॉट समर मून, गर्मियों का मून क्यों नहीं। अगर आपने कभी देखा है तो समर का जो मून होता है वो काफी ब्राइट होता है कलर में, यंग होता है, लेकिन विंटर का जो मून होता है वो काफी डल येलोइश टाइप का रहता है, दिखने में डल ओल्ड दिखता है, जैसे कोई डेथ को रिप्रेजेंट करता हो, और वो भी खास करके विंटर में। और विंटर सीजन, विंटर जो सीजन है अपने आप में ही डेथ को रिप्रेजेंट करता है। विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, विंटर में तो पत्ते वगैरह, घास वगैरह सब मुरझा जाती है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद स्प्रिंग में सब वापस न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। तो विंटर अपने आप में डेथ को रिप्रेजेंट करता है, स्किन भी डेड हो जाती है, इतना तो क्या। ओके, तो विंटर्स मून, और विंटर उल्टा लेट विंटर, कौन सा विंटर, स्टार्टिंग विंटर भी नहीं, लेट विंटर, यानी लेट वर्ड भी यहाँ पर फिर से एंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी मदर का जो लाइफ है, मदर की जो लाइफ है वो एंड की तरफ है। तो मदर का जैसा चेहरा देखा तो वहां से कुछ रियलाइजेशन होता है पोइट को। रियलाइजेशन क्या होता है कि अब मदर की एज जो है वो लेट विंटर्स मून की तरह है, यानी कि वो अब एंड की तरफ है, खत्म होने की तरफ है। अब मदर वापस में आऊंगी तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, तो जैसे अपनी मदर को देखा तो क्या महसूस किया पोइट ने अपने अंदर, फेल महसूस किया, ओल्ड वही पुराना, फेमिलियर जाना पहचाना, एक दर्द, वो पेन महसूस किया पुराने वाला। ये पुराने वाला दर्द कौन सा है, कब हुआ था, क्या गाड़ी में हुआ था, नहीं, वो ये इतना पुराना नहीं है, इससे भी पुराना एक दर्द है। वो कौन सा दर्द है, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। ये बचपन का डर कौन सा है जो मदर के लिए था। देखिए एक छोटा बच्चा जो होता है ना, मदर के साथ अटैचमेंट होता है। कभी आपने देखा हो कि छोटा बच्चा जब हो तो आजकल की मदर्स क्या करती है, शॉपिंग के लिए बाहर जाती है, बच्चे को घर पर सो रहा है, मैं आ जाऊंगी इतनी देर में, लेकिन शॉपिंग में टाइम लग जाता है। और बच्चा जब जागता है तो अपनी मदर को जब आसपास नहीं देखता तो उसके मन में जो फियर होता है, उस फियर को जरा उसको समझने की कोशिश करें।
तो वो जो फियर है कि मदर कहाँ गई, कहीं मदर को खो तो नहीं दिया, कहीं मैं अकेला तो नहीं हो गया, वो जो चाइल्डहुड का फियर था, सेम फियर मुझे अब स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि जब मदर का चेहरा ऐसा देखा लेट विंटर्स मून के जैसा कि अब मैं जा तो रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम पता नहीं मदर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये जो पेनफुल था बहुत ज्यादा पोइट के लिए, तो वो बचपन का पेन मुझे रियलाइज हुआ। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो मैंने कहा वो ये था, क्या था, बट। ये बट वर्ड यहाँ बहुत कुछ कहता है। पोइट मैच्योरनेस, पोइट की मैच्योरनेस को शो करता है। पोइट मैच्योर हो गई है, चाहती तो वो रो सकती थी, वो अपने मन के इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती थी, रुक सकती थी, लेकिन क्योंकि वो मैच्योर है, वो जानती है कि ये तो एक एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता, मुझे जाना ही होगा क्योंकि वर्ल्डली ड्यूटीज हैं। तो बहुत कुछ करने के मन के बावजूद वो नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए बट ऑल आई सेड वाज, ऑल आई सेड, बहुत कुछ कहना था लेकिन ऑल आई सेड, मैंने जो इतना सा कहा वो क्या, सी यू सून अम्मा, कि जल्दी मिलते हैं अम्मा। अब यहाँ पर एक बात देखो, पोइट के मन में डर तो है कि वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी मदर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सी यू सून, इस स्टेटमेंट के अंदर है होप, उम्मीद, जो वो खुद के लिए भी है और मदर के लिए भी है। मदर क्योंकि अब वो थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, अब हिम्मत नहीं बची, मदर को भी होप दे रही है कि जल्दी हम वापस मिलेंगे, आप वेट करना मेरा। और मदर अपने बच्चों का वेट क्यों नहीं करेगी। तो इस बात को समझने वाली बात है कि बहुत कुछ कहना था, मन में बहुत सी पीड़ा थी, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना था, लेकिन नहीं कर पाई। और जितना कहा, मैच्योरनेस को शो करता है कि सिर्फ इतना ही कहा कि जल्दी मिलते हैं माँ, अम्मा। तो अम्मा साउथ इंडियन वर्ड जैसे यूज कर दिया इसमें। ऑल आई डिड वाज, और करने का तो बहुत कुछ मन था, मदर के गले लगकर रोने का मन था, उनके चरणों में गिरने का मन था, पड़े रहने का मन था, मदर के साथ और टाइम स्पेंड करने का मन था, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैच्योर होना पड़ेगा, एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, दैट्स व्हाई। तो बहुत कुछ करने का मन था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने स्माइल किया, मदर को देखकर स्माइल किया और स्माइल किया, एंड डॉट 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 डॉट। इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट तो नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ अनसेड पार्ट अभी भी हो सकता है, और वो है बिल्कुल, मैंने स्माइल किया स्माइल किया स्माइल किया। अब देखो स्माइल 3 बार आ रहा है, तो सिंपल सी बात आपको पता है यहाँ पर रिपीटेशन डिवाइस का यूज हुआ है। ओके, अब एक बात और जो समझने वाली है, 3 स्माइल का यूज क्यों किया, क्या एक बार स्माइल वर्ड का यूज करने से काम नहीं चलता था, 3 करने की जरूरत कहाँ थी। रिपीटेशन किया है ठीक बात है, लेकिन अलग मीनिंग भी तो हो सकते हैं, और मीनिंग है वो देखो क्या है। मैंने सिर्फ स्माइल किया, ये स्माइल अपने आप में बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कहता है। फर्स्ट स्माइल देखो, ईच स्माइल हैज डिफरेंट मीनिंग एंड द फर्स्ट स्माइल हैज अ मीनिंग ऑफ अ जनरल स्माइल। जब भी हम मिलते हैं किसी से, किसी को बाय बाय कहते हैं, तो जेस्चर है कि फर्स्ट स्माइल करते हैं, स्माइल करके ही हम काम करते हैं। तो स्माइल वो है कि बाय बाय कह रहे हैं, तो वो स्माइल करके ही कर रही है, ताकि मदर को दुख ना हो कि बेटी दुखी है इसलिए मैं भी दुखी हो जाऊं, मदर को वो दुखी नहीं करना चाहती जाते जाते। ये जो सेकंड स्माइल है वो एक्सप्रेस करता है फेलियर को, फेलियर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करने का फेलियर, खुद की बात बताना चाहती थी कुछ लेकिन फेलियर हो गई। देखो क्या होता है, बच्चे होते हैं ना छोटे, वो अपने मन की बात बताना चाहते हैं कुछ, टीचर पूछते हैं कि बताओ ये काम क्यों नहीं किया, और वो अपने बात बता नहीं पा रहे, फेलियर हो जाते हैं। तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है, स्माइल करके दिखा दे, बस दांत फाड़ के दिखा दे, तो क्या मान लेते हैं, बस ठीक है हो गया, समझ में आ गई बात। तो पोएट बहुत कुछ कहना चाहती थी, अपने मन के इमोशंस, अपनी मदर के लिए कैसा फील कर रही है, सब कुछ बताना चाहती थी, बट स्टिल शी फेल्ड टू एक्सप्रेस हर माइंड आउट, अपनी बात नहीं बता पाई, और उस फेलियर को छुपाने का काम कर रही थी ये स्माइल। थर्ड स्माइल जो कि शो करती है किसको, ये स्माइल है टू हाइड हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को छुपाने का काम भी करते हैं स्माइल से। मान लीजिए मन में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, ऐसी कोई पेन है जो आप आगे वाले को नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहे, तो आप स्माइल करके बता देते हैं। और आजकल के यूथ के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, दुखी सा है, बहुत परेशान है, और उसके मन में लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो हम पूछते हैं भी क्या बात हो गई, इतना उदास क्यों बैठा है, वो स्माइल करता है कि नहीं कोई बात ही नहीं है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। तो मन में है पेन, लेकिन वो उस पेन को हाइड कर रहा है, किससे, स्माइल से। तो यहाँ पे 3 स्माइल, एक जनरल स्माइल, एक स्माइल जो फेलियर शो करता है इमोशंस को बताने में, एक स्माइल उसके जो पेन है उसको छुपाने में यूज हो रही है, और डॉट 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 ये क्या शो करता है कि पोएट जब वहां से चली गई, तो यहाँ पर हमने वो समझा था कि ये वो रेलिंग थी और यहाँ पर से पोएट आगे चली गई, तो ये दीवार है, उसके बाद अब पोएट चली गई, मदर यहाँ पे खड़ी हुई है, मदर को नहीं दिख रहा, लेकिन पोएट जब जा रही है तो ऐसा नहीं है यहीं पर मुड़ते यहाँ स्माइल कर रही है, यहाँ पर रोने लगी पागलों की तरह, ऐसा भी नहीं है, मैच्योर है वो। और यहाँ से आगे जाते हुए वो ठीक है थोड़ी इमोशनल तो थी, लेकिन उसके बाद वो स्माइल आगे, ये कंटिन्यूसी को शो करता है कि वो स्माइल आगे भी कंटिन्यू है। क्यों, ये स्माइल शो करता है पुरानी मेमोरीज को याद करना, वो टाइम जो मदर के साथ बिताया है इतने दिन हॉलीडेज में,
उसको याद करके खुश होना, और बचपन में जो टाइम बताया उसको याद करके खुश होना, या फिर इस उम्मीद में कि जल्दी मैं मदर को वापस मिलूंगी, इस उम्मीद में खुश होना, तो ये कंटिन्यूसली आगे भी ऐसी बनी रहती है। तो इस तरह से पोइम थी माय मदर एट 66, जो कि एक एक्सप्रेसिव पोइम है, इमोशंस को एक्सप्रेस करती है पोइट के अपनी मदर के लिए। तो वो कैसा फील करती है जब उनको रियलाइज हुआ कि वो मदर बूढ़ी हो गई है और डेथ के नज़दीक है, तो वो कैसा फील करती है, कैसे इस इमोशन से वो बाहर आती है, और कैसे फिर वो लास्ट में मैच्योरिटी लेवल को अपने गेन करती है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस में ये पोइम डिवाइडेड है। बड़ी सिंपल सी पोइम है, लेकिन विद ह्यूज मैसेज फॉर द यंगस्टर्स फॉर द प्रेजेंट एरा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी, और ऐसे ही किसी और पोइम में भी आपको डाउट्स हो, कुछ समझना चाहते हो, मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार स्क्रैच चैनल। थैंक यू।